हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो चैप्टर चल रही थी आपकी वो थी एग्रीगेट्स एंड हम टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेफ टेस्ट। तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ एंगुलरिटी नंबर टेस्ट, फ्लेकीनेस टेस्ट, इलोंगेशन टेस्ट, इन तीन चीजों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टडी करेंगे। और मैं आपको बता दूं टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट में से ये जो तीन टॉपिक है ये खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट टेस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इनका डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्लेकीनेस ऑफ एग्रीगेट, व्हाट इज इलोंगेशन ऑफ एग्रीगेट, है ना, उसको कैसे मेजर किया जाता है, इन सब चीजों को, प्लस एंगुलरिटी नंबर क्या है ना, मैक्सिमम एंगुलरिटी नंबर कितना है, मिनिमम एंगुलरिटी नंबर कितना है, ये सब चीजें डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं टेस्ट से। तो सबसे पहला एंगुलरिटी नंबर टेस्ट। तो इसमें हम समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज एंगुलरिटी नंबर। तो मान लो आपके पास एक मोल्ड है, ठीक है, एक स्पेस है, इसमें आप क्या कर रहे हो, एग्रीगेट को फिल कर रहे हो। तो आपने एग्रीगेट्स को इन मोल्ड्स में फिल कर दिया, ठीक है, इस तरह से कुछ एग्रीगेट्स को आपने इस मोल्ड में फिल कर दिया और प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर दिया। जितना हो सकता था, जिस हिसाब से कॉम्पैक्शन हो सकती थी, आपने उतना मेहनत किया इसको कॉम्पैक्ट करने में। ओके, तो जब ये एग्रीगेट का मोल्ड आपने फिल कर दिया और प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर दिया, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखिए। एक तो आपका एग्रीगेट है, एग्रीगेट जो कि क्या है, सॉलिड पार्ट विच इज सॉलिड। दूसरा क्या है, वॉइड्स है, फ्री स्पेस या वॉइड्स है। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी एग्रीगेट को ओके, डिजाइन एग्रीगेट, हम किसका बात करें, डिजाइन एग्रीगेट, ऐसा एग्रीगेट जिसको हम यूज करेंगे अपने वर्क्स में। ठीक है, एक अच्छा एग्रीगेट का हम बात कर रहे हैं। तो एक अच्छे एग्रीगेट में जब वो उसको प्रॉपरली आप कॉम्पैक्ट करोगे तो उसमें जो वॉइड होगा ना, वो मिनिमम वॉइड 33% होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 33% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एंगुलरिटी नंबर क्या है, एंगुलरिटी नंबर इज दैट excess percentage of void which is exceeding 33%। कहने का मतलब है कि मान लो आपने एग्रीगेट को कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट करने के बाद उसमें वॉइड्स मान लो कितना आ गया, आपका आ गया 35%। आपका वॉइड्स कितना आ गया, 35%। तो एंगुलरिटी नंबर कितना होगा, 33 माइनस 35 विच इज 2। एंगुलरिटी नंबर कितना हो जाएगा, 2। कहने का मतलब है एंगुलरिटी नंबर इज दी परसेंटेज वॉइड एक्सीडिंग 33%। समझ में आया, इसको हम एंगुलरिटी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगुलरिटी नंबर कितना है, हमारे पास मैक्सिमम एंगुलरिटी नंबर 11 से अधिक नहीं होना चाहिए। एंगुलरिटी नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 11। और एंगुलरिटी नंबर की मिनिमम वैल्यू कितना है, 0। एंगुलरिटी नंबर 0 से कम नहीं होगा एंड 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज एंगुलरिटी नंबर। तो अगर एंगुलरिटी नंबर की मैक्सिमम वैल्यू 11 है तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अलाउएबल वॉइड कितना होगा, तो 33% प्लस 11% यही होगा, मींस 44%। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अलाउएबल वॉइड्स इन एग्रीगेट्स दैट इज टू बी यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क इज 44%, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो एंगुलरिटी नंबर आप कैसे निकाल सकते हो, परसेंटेज वॉइड माइनस 33%, या फिर परसेंटेज सॉलिड कितना है। अगर वॉइड 33% मिनिमम है तो सॉलिड कितना हुआ, 67%। तो 60% सॉलिड, 67% सॉलिड माइनस परसेंटेज सॉलिड एक्चुअली में कितना, अगर उसको आपने मेजर कर लिया है तो ये चीज भी कर माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, वॉइड। तो वो जो वॉइड निकलेगी वही तो होगा एंगुलरिटी नंबर डायरेक्टली। समझ में आया बात? तो व्हाट इज एंगुलरिटी नंबर। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो लिखिए, जस्ट ए मिनट, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ये डायग्राम बनाना है तो आप बना लीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम। तो लिखिए व्हाट इज एंगुलरिटी नंबर, इसके बारे में लिखिए। इट इंडिकेट the amount by which 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 the amount by whi
by which percentage void exceed 33% after being compacted, after aggregate being properly compacted, ओके। तो इसलिए एंगुलरिटी नंबर an इक्वल टू परसेंटेज वॉइड, डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है फॉर्मूला से या फिर क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पूछ देगा। परसेंटेज वॉइड माइनस 33% इज योर एंगुलरिटी नंबर। या फिर इसको और एक तरीके से निकाल सकते हैं, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है एंगुलरिटी नंबर इक्वल टू 67% माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड। इस तरह से भी एंगुलरिटी नंबर निकाला जा सकता है। ओके, नाउ लिखिए एंगुलरिटी नंबर की जो रेंज है उसके बारे में लिखिए। एंगुलरिटी नंबर लाइज बिटवीन आपका जो रेंज है ग्रेटर देन 0, ओके, an इक्वल टू, बट लेस देन 11, 0 से लेके 11 के बीच में इसका रेंज लाई करता है। ग्रेटर देन 0, लेस देन 11, ठीक है। अब लिखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम परसेंटेज अलाउएबल वॉइड्स तो कितना होगा? एंगुलरिटी नंबर प्लस आपका या अच्छा मैक्सिमम परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम एंगुलरिटी नंबर प्लस 33% मीन्स 11 प्लस 33% विच इज इक्वल टू 44%। समझ में आया कुछ बात? ठीक है, तो ये मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अलाउएबल वॉइड्स हो गया इन योर कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन, ओके, इन योर कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ अलाउएबल वॉइड्स कितना होगा? मिनिमम एंगुलरिटी नंबर, ओके, प्लस योर 33%। तो मिनिमम एंगुलरिटी नंबर कितना है? 0 प्लस 33 मीन्स 33%। बात क्लियर है? तो जितना हमने बताया इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा फ्रॉम एंगुलरिटी नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से, एंगुलरिटी नंबर का जो टॉपिक है इससे पूछा जा चुका है। आप भूल नहीं सकते, अगर भूल गया तो पाप किया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट तो इसमें हमें क्या क्या समझनी है? इसमें हमें खास करके 3 बातों को समझनी है, या 4 बातें कह लो। वो 4 बातें कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज फ्लेकीनेस। तो फ्लेकीनेस मतलब क्या होता है? बहुत ही पतला, ठीक है, बहुत ही पतला। दूसरी बात, फ्लेकीनेस इंडेक्स होती क्या है, इस चीज को हम बताएंगे। तीसरी बात कि इस तरह का किसी भी टेस्ट को कंडक्ट करने की आवश्यकता क्यों है। चौथी बात, इस तरह का जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट, फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालने के लिए हम ये कैसे कर पाते हैं। आपके जो प्रश्न होंगे इन्हीं 4 बातों के अराउंड घूमेंगे। तो चलिए जरा समझते हैं। तो फ्लेकीनेस का मतलब तो आपने समझ लिया कि बहुत ही पतला, बहुत ही थिन। तो इस तरह के टेस्ट को कंडक्ट करने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कोई एग्रीगेट अगर बहुत ही पतला है, ठीक है, तो वो सबसे पहले कमजोर है, वीक है, प्लस मान लो ऐसे पतले एग्रीगेट को अगर यूज करके आपको कंक्रीट बनाना है तो उस कंक्रीट के यूज करके जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो भी कमजोर हो जाएगी। दूसरी बात, जब फ्लेकी एग्रीगेट पार्टिकल को आप किसी एक कंटेनर में प्लेस करोगे, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और कॉम्पैक्ट करोगे ना, तो इनके बीच में जो वॉइड होंगे वो सबसे अधिक होंगे, वॉइड्स बहुत ज्यादा होंगे। तो वॉइड्स अगर बहुत ज्यादा होंगे तो जो बाइंडिंग मटेरियल की जो कंजम्पशन है, बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा, या फिर एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर चिपकेगा तो सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा ऐसे पार्टिकल का, प्लस वॉइड भी ज्यादा है तो बाइंडिंग मटेरियल क्या है आपके वॉइड में घुसेगा, ठीक है, वॉइड के अंदर प्लस सरफेस के ऊपर चिपकेगा, तो बाइंडिंग मटेरियल की कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी और बाइंडिंग मटेरियल की जो कॉस्ट है वो काफी अधिक होती है। तो इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमी इन कंक्रीट प्रिपरेशन आप अचीव नहीं कर पाओगे, प्लस स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है, प्लस वॉइड ज्यादा हो गए, फोर्स ज्यादा हो गए, तो
ड्यूरेबिलिटी भी अधिक नहीं होगी इसकी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस तरह के एग्रीगेट को हम यूज नहीं करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन पर्पस में। ओके, तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम फ्लेकीनेस टेस्ट करें और हम ये पता लगाएं कि एग्रीगेट जो आपके पास है क्या वो फ्लेकी है या नहीं है। ठीक है, अब ये हम कैसे बता पाएंगे किसी, अभी देखो कंक्रीट बनाते वक्त आप ऐसा तो नहीं है किसी एक एग्रीगेट को यूज कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा एग्रीगेट होगा, नंबर ऑफ एग्रीगेट होगा। कहने का मतलब है एक बस्ता एग्रीगेट है, मान लो 50 किलो एग्रीगेट है, 50 किलो का एक बैग है, इस बैग में एग्रीगेट भरा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे एग्रीगेट होंगे, हो सकते हैं इसमें 1000 एग्रीगेट्स हों। अब ये 1000 एग्रीगेट्स आप कैसे पता लगाओगे कि ये फ्लेकी है या नहीं है ये एग्रीगेट? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन हजारों एग्रीगेट का हम एक इंडेक्स निकालते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स। ठीक है, और इस फ्लेकीनेस इंडेक्स का हमने लिमिट डिफाइन कर रखा है। ठीक है, कि 15% हो, 10% हो, ऐसा हमने लिमिट डिफाइन कर रखा है कि इन हजारों एग्रीगेट में से अगर 10% एग्रीगेट भी अगर फ्लेकी है तो हम पूरे एग्रीगेट को यूज नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन में, इग्नोर कर देंगे। ऐसा कुछ होता है, समझ में आ? तो हम फ्लेकीनेस इंडेक्स निकाल के एग्रीगेट का फ्लेकीनेस के बारे में बताते हैं। अब ये फ्लेकीनेस इंडेक्स है क्या? तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल डेफिनेशन, मान लो किसी एक एग्रीगेट के बारे में हम पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लिखने की कोई अभी हड़बड़ी नहीं करना आप लोग, हमको जितना नोट्स लिखवाना है हम पहले समझाएंगे चीजों को, फिर आपको पर्टिकुलर नोट्स दे देंगे, आपके कॉपी पे सब होंगी, लेकिन पहले बात को समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये हम टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं या फिर फ्लेकीनेस ऑफ पार्टिकल क्या है, इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक एग्रीगेट है, उसको आप जनरली कोई भी एक एग्रीगेट अगर 3 डायमेंशन में बात करें तो ऐसे कौन कौन से आपके पास 3 डायमेंशन आपको देखने को मिलते हैं? एक लेंथ देखने को मिलेगा, दूसरा थिकनेस देखने को मिलेगा, तीसरा आपको विड्थ ऑफ एग्रीगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थिकनेस, इनमें से ये जो 3 डायमेंशन है इनमें से खास करके ये जो थिकनेस है ये सबसे कम होती है, या फिर इसको मिनिमम डायमेंशन कहा जाता है। मिनिमम, ओके, मिनिमम डायमेंशन वो जनरली कौन होती है? थिकनेस ही होती है मिनिमम डायमेंशन। अब आप क्या करो, अब ना इसका मीन डायमेंशन निकालो, इस एग्रीगेट का मीन डायमेंशन निकालो। मीन डायमेंशन मतलब लेट्स सपोज dm इक्वल टू कैसे निकालोगे? लेंथ प्लस विड्थ प्लस थिकनेस डिवाइडेड बाय 3, तो ये निकल जाएगा मीन डायमेंशन। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू टेक्निकल डेफिनेशन the flaky aggregate are those aggregate जिसका मिनिमम डायमेंशन मतलब जिसका थिकनेस इज लेस देन 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन, इस एग्रीगेट को हम कहेंगे फ्लेकी एग्रीगेट। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू टेक्निकल डेफिनेशन फ्लेकी एग्रीगेट आर दोज एग्रीगेट जिसका मिनिमम डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा फ्लेकी एग्रीगेट। नाउ अब मान लो आपको फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो लेट्स सपोज कि आपके पास बहुत सारे एग्रीगेट हैं, एक बैग है और इस बैग में बहुत सारा एग्रीगेट है, आपके पास बहुत सारा एग्रीगेट। तो हम क्या करेंगे, फ्लेकीनेस इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है? फ्लेकीनेस इंडेक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट total number of flaky aggregate divided by total number of aggregate taken in test। टोटल नंबर, यहाँ पे ध्यान रखना किस पे बात हो रही है? टोटल नंबर पे। टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट टेकन फॉर टेस्ट इनटू 100, ये होती है फ्लेकीनेस इंडेक्स की बेसिक या फिर कन्वेंशनल डेफिनेशन। क्या है? बेसिक डेफिनेशन। तो सोचो कि इस तरह से अगर आपको फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालनी है तो आपको क्या करना है? आपको लेट सपोज कि इसमें 1000 एग्रीगेट है, कितना है? 1000 एग्रीगेट। तो आप क्या करोगे, हर एक एग्रीगेट का मीन डायमेंशन निकालोगे और ये पता लगाओगे हर एक एग्रीगेट के लिए कि उसका जो मिनिमम डायमेंशन है, कहने का मतलब उसका जो थिकनेस है, क्या वो थिकनेस इज लेस देन 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन। अगर ये है तो उस एग्रीगेट को कहेंगे फ्लेकी एग्रीगेट, अगर ये नहीं है तो उस एग्रीगेट को कहेंगे नॉन फ्लेकी एग्रीगेट।
तो इस तरह से ये हजारों एग्रीगेट के ऊपर आप टेस्ट करोगे, इस तरह से हजारों एग्रीगेट का हजारों मेजरमेंट लोगे, हजारों मतलब कितना मेजरमेंट टोटल ले रहे हो आप, तो 1000 गुना 3 डायमेंशन आपको निकालना है ना, लेंथ विड्थ थिकनेस, तो 1000 गुना 3 आप ले 3000 मेजरमेंट लोगे, उनमें से जो सबसे कम वाला मेजरमेंट होगा उसी को आप थिकनेस ऑफ एग्रीगेट मान के चलोगे, ठीक है, मिनिमम डायमेंशन। फिर आप मीन डायमेंशन कैलकुलेट करोगे, फिर आप पता लगाओगे कि क्या थिकनेस किसी उस एग्रीगेट का इस मीन डायमेंशन से, उस एग्रीगेट की मीन डायमेंशन से, हर एक एग्रीगेट का मीन एवरेज नहीं, उस पर्टिकुलर एग्रीगेट का, जिस एग्रीगेट का आप निकाल रहे हो लेंथ विड्थ थिकनेस, उस एग्रीगेट का मीन डायमेंशन निकाला, फिर उसी एग्रीगेट का थिकनेस को कंपेयर करिए उस एग्रीगेट के मीन डायमेंशन से, अगर वो 0.6 टाइम मीन डायमेंशन कम है तो उसको कहेंगे फ्लेकी। बात क्लियर है, ठीक है, कंफ्यूजिंग कोई नहीं है, तो उस एग्रीगेट को कह दिया फ्लेकी। तो इस तरह से आप इतना सारा कैलकुलेशन करोगे तो क्या ये आपको टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस नहीं लग रहा है? क्या आपको जरूरत लग रही है कि और कोई एक पर्टिकुलर सरल टाइप का उपाय होना चाहिए, एक सिंपल अप्रोच होना चाहिए? तो बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि ये एक टीडियस जॉब है, इस तरह से आपको फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालना एक टीडियस जॉब है, इसलिए हमारे पास एक सिंप्लीफाइड अप्रोच भी है, और वो क्या है, हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की, लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट की, जिसको हम कहते हैं थिकनेस गॉज। ओके, और ये जो थिकनेस गॉज है ये बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ऐसे ही आप थिकनेस गॉज नहीं बना लोगे, जो हमारा कोड ने स्पेसिफाई किया है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम थिकनेस गॉज बनाते हैं। अब अगर थिकनेस गॉज का मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये तस्वीर आपको कैसा दिखेगा, जस्ट ए मिनट, तो देखिए, जस्ट ए मिनट, ये देखिए, दिस इज द थिकनेस गॉज, इसे क्या कहेंगे, थिकनेस गेज। तो इसको यूज करके हम क्या कर लेंगे, हम मेजर कर लेंगे फ्लेकीनेस इंडेक्स। अब इसको यूज करके कैसे फ्लेकीनेस इंडेक्स मेजर कर लेंगे, ये भी सरल नहीं है, ये भी कठिन नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, इसमें बस मेजरमेंट, जो हम पहला अप्रोच था हमारा, उसमें क्या था कि हम मेजरमेंट लेते थे, मतलब मीन डायमेंशन मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, विड्थ थिकनेस ये सब मेजर करना है, तो ये मेजरमेंट लेना डिफिकल्ट होता था, फीलिंग आ रही है? लेकिन अब इसमें वो मेजरमेंट आपको लेनी नहीं पड़ेगी, आप क्या करो, जो आपके पास डायरेक्ट एग्रीगेट है, उस एग्रीगेट को, ये जो होल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है ना, 1 2 3 4, ये जो होल्स है, इन होल्स के थ्रू से पास करवाने का कोशिश करो, इन होल्स के थ्रू से उस एग्रीगेट को पास करवाने का कोशिश करो। अगर वो एग्रीगेट इस होल के थ्रू से पास हो जाता है, किसी भी होल से, चाहे इससे पास करवाओ या इससे पास करवाओ, इससे 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 किसी से भी, अगर वो एग्रीगेट इनमें से किसी भी एक होल से पास हो रहा है तो उस एग्रीगेट को आप कहोगे फ्लेकी। अगर होल से पास नहीं हो रहा है तो वो होगा नॉन फ्लेकी। समझ में आया? तो मान लो आप जब टेस्टिंग कर रहे थे तो टेस्टिंग करने के लिए आपने एक सैंपल साइज लिया होगा, सैंपल कहने का मतलब है 10 किलो या 5 किलो या कुछ भी लिया होगा। तो मान लो कि आपने 5 किलो एग्रीगेट लिया है, ठीक है, जिस एग्रीगेट को यूज करके आपको कंक्रीट बनानी है, उन्हीं में से 5 किलो एग्रीगेट आपने ले लिया। अब उन 5 किलो एग्रीगेट में से हो सकता है उस 5 किलो में से 5 किलो एग्रीगेट में करीबन 200 एग्रीगेट के पीसेस हैं, ठीक है, तो आपको 200 बार क्या करना होगा, उन एग्रीगेट्स को इन थिकनेस गॉज से पास करवाने की कोशिश करनी होगी। तो उनमें से जितना भी एग्रीगेट पास हो गया उसको, उसका वेट आप मेजर कर लोगे। मान लो जो एग्रीगेट पास हो गए उनका वेट है W1, और जो एग्रीगेट पास नहीं हो पाए तो वो नॉन फ्लेकी होंगे, तो उनका वेट है W2, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट कितना हो गया, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट W1 प्लस W2, जो पास हुए और जो पास नहीं हुए, ये होगा क्या, टोटल एग्रीगेट जो आपने लिया था। अब फ्लेकीनेस इंडेक्स कैसे निकाल लेंगे, बाय यूजिंग थिकनेस गॉज कांसेप्ट, विल बी इक्वल टू W1 अपन टोटल एग्रीगेट, ओके, मतलब फ्लेकी एग्रीगेट, वेट ऑफ फ्लेकी एग्रीगेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट टेकन फॉर टेस्ट इनटू 100। समझ में? अब फ्लेकीनेस इंडेक्स हमें निकालना आसान हो गया कि नहीं? तो थिकनेस गॉज को यूज करते हैं जनरली फ्लेकीनेस इंडेक्स को निकालने के लिए, ठीक है। और चूंकि जैसे कि आपको पहले ही पता है कि जो फ्लेकी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कमजोर हैं, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा पोर्स होंगे, इसीलिए दीज आर नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस।
इसलिए इस टेस्ट को कंडक्ट की जाती है। प्लस मान लो कि अगर आपको रोड बनाने में एग्रीगेट का इस्तेमाल करना है, रोड बनाने में एग्रीगेट का इस्तेमाल करना है, तो रोड में फ्लेकी पार्टिकल, ठीक है, जितने भी आपके पास एग्रीगेट है उनमें से जो फ्लेकी एग्रीगेट्स हैं उनकी परसेंटेज 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोड के लिए एग्रीगेट फ्लेकी पार्टिकल की जो परसेंटेज है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। बट फॉर एनी जनरल कंस्ट्रक्शन, मान लो कंक्रीट बनाना आपको, ठीक है, स्लैब के लिए या फिर बीम के लिए, कॉलम के लिए कंक्रीट बनाना है, तो उन कंक्रीट में बनाने के लिए जो फ्लेकी पार्टिकल की जो परसेंटेज है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉर एनी जनरल वर्क इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%, बट फॉर रोड एग्रीगेट्स और रोड कंस्ट्रक्शन द परसेंटेज ऑफ फ्लेकी पार्टिकल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। कौन सी बात है? सोचने वाली बात है। किस तरह का सोचना ये है कि रोड कंस्ट्रक्शन में फ्लेकी पार्टिकल की परसेंटेज ज्यादा क्यों है, और कंक्रीट वगैरह अगर बनाएंगे या फिर कोई जनरल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें कंक्रीट बनाने में एग्रीगेट का जनरली यूज होगा, तो उसके लिए जो फ्लेकी पार्टिकल की जो परसेंटेज है ये कम क्यों है? सोचो सोचो सोचो। तो सोचोगे तो आंसर पता चलेगा। आंसर ये है कि रोड बनाने के लिए, देखो रोड में क्या है, आपको प्रॉपर ड्रेनेज भी चाहिए। तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि अगर फ्लेकी पार्टिकल को आप प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करोगे, भले उसको, चूंकि फ्लेकी पार्टिकल तो बॉन्डिंग तो होगी, राउंड नहीं है, एंगुलर वगैरह होगा, तो ऑब्वियसली एंगुलर होगा, तो इंटरलॉकिंग के कारण तो स्ट्रेंथ वहां पे मिलेगा कुछ ना कुछ। प्लस आपको वॉइड्स भी मिलेंगे, आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वॉइड्स भी मिलेंगे। तो उन वॉइड्स के थ्रू से रोड में क्या रिक्वायरमेंट होती है? ड्रेनेज। तो प्रॉपर ड्रेनेज भी हो पाएगा, इसलिए फ्लेकी पार्टिकल रोड में 50% तक परमिसिबल है, लेकिन कोई जनरल कंक्रीट बनाने के लिए 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? वही बताया, वॉइड अगर ज्यादा, सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा फ्लेकी पार्टिकल्स का, तो ज्यादा बाइंडिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इकोनॉमी आपकी अचीव नहीं हो पाएगी। फीलिंग आ गई आप लोगों को सभी चीजों की, है ना? तो ये है आपका फ्लेकीनेस टेस्ट। अब इसी के बाद और एक टेस्ट आती है जिसको हम कहते हैं इलोंगेशन टेस्ट। अब ये इलोंगेशन टेस्ट क्या है उसको भी एक ही बार यहीं पे देख लेते हैं, फिर हम डायरेक्टली दोनों को मिला के एक ही साथ हम लिख लेंगे, ठीक है? पहले मैं समझा देता हूं आपको इलोंगेशन टेस्ट। तो जस्ट ए मिनट, तनिक समय दीजिए हमें भी। वेल तो इलोंगेशन टेस्ट क्या है? इलोंगेशन का मतलब क्या है? इलोंगेशन का मतलब है लंबा। ऐसे पार्टिकल जो बहुत ज्यादा लेंदी हो, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो। तो जनरली अगर आप 3 डायमेंशन में किसी भी एग्रीगेट का अगर 3 डायमेंशन में अगर बात करें, 3 डायमेंशन को लेके, तो इसमें आपको 3 डायमेंशन क्या देखने को मिलता है? लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। ये 3 डायमेंशन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से सबसे बड़ा वाला डायमेंशन क्या है? लेंथ। जनरली इसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम डायमेंशन। मैक्सिमम डायमेंशन, ओके, मैक्सिमम डायमेंशन। तो किसी एग्रीगेट का अगर लेंथ बहुत ज्यादा है तो ऐसे एग्रीगेट को हम कहेंगे इलोंगेटेड एग्रीगेट। अभी ये इलोंगेटेड एग्रीगेट भी आपका जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, ये भी वीक होती है। लेकिन जो इलोंगेशन टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं ना, ये किस पे करते हैं? ऐसे एग्रीगेट पार्टिकल के ऊपर जो कि फ्लेकी नहीं है। देखो आपने सबसे पहले क्या किया? फ्लेकीनेस इंडेक्स निकाल लिया, मतलब फ्लेकी एग्रीगेट को निकाल लिया, उसका फ्लेकीनेस टेस्ट निकाल लिया। अब आपको पता लगाना है क्या वो पार्टिकल बहुत ही लंबा है, क्या वो इलोंगेटेड है, ये पता लगानी है। तो हम किस पे लगाएंगे? फ्लेकी एग्रीगेट पे। फ्लेकी है तो वो तो पहले से बेकार है ना, अब उसको, उसके लिए तो कोई टेस्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो यूजलेस हो गया। तो जो नॉन फ्लेकी पार्टिकल्स है, जो नॉन फ्लेकी एग्रीगेट है, इसके ऊपर हम इलोंगेशन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। लॉजिक ये सही बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है कि जो इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट है ये किसके ऊपर किया जाता है? नॉन फ्लेकी एग्रीगेट पार्टिकल्स के ऊपर। समझ में आया? अब टेक्निकली इलोंगेशन किस तरह से डिफाइंड है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलोंगेशन टेक्निकली? तो सिंपल है, अगेन आप मीन डायमेंशन इसका निकालो। तो लेट्स सपोज हम मीन डायमेंशन निकालते हैं इस एग्रीगेट का, तो लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस अपॉन 3, इस तरह से हमने अगेन मीन डायमेंशन निकाल लिया, ओके। सो तो इलोंगेटेड पार्टिकल कहने का मतलब है इफ लेंथ या फिर मैक्सिमम डायमेंशन, ठीक है, जनरली इसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम डायमेंशन। जो लेंथ, तो यहाँ पे मैं लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इफ लेंथ इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या हो गया?
if length is greater than 1.8 times mean dimension, then the particle is considered as elongated particle. Then the particle is considered as elongated particle. तो again तो यहाँ पे मेजरमेंट आपको फिर से लेना होगा, ठीक है, मीन डायमेंशन की, फिर उसकी लेंथ को आप कंपेयर करोगे, इतना सारा मेजरमेंट करना होगा। तो क्या ये काम अगेन टीडियस ही है? तो इसलिए इस टेस्ट को भी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास एक अलग अप्रोच है। ओके, अब अलग अप्रोच क्या? अच्छा, इलोंगेशन इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे? फिर सेम नंबर ऑफ इलोंगेटेड पार्टिकल जो उस डेफिनेशन को सूट करेगा, मतलब जो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपके इलोंगेटेड पार्टिकल्स निकलेंगे, कहने का मतलब जिसका लेंथ इज ग्रेटर देन या फिर मैक्सिमम डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन। ठीक है, ये हो गया इलोंगेटेड पार्टिकल का डेफिनेशन। और फ्लेकी पार्टिकल का डेफिनेशन क्या हो गया? जिसका मिनिमम डायमेंशन थिकनेस इज ग्रेटर देन 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन। ये हो गया क्या? फ्लेकी पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम डायमेंशन होती है फ्लेकी में और आपका इलोंगेटेड में मैक्सिमम डायमेंशन। और जो इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट है वो हम किस पे करेंगे? नॉन फ्लेकी पार्टिकल्स पे। ध्यान रखना, नॉन फ्लेकी पार्टिकल्स के ऊपर। तो सुनिए, समझिए, तो जो इस डेफिनेशन को सूट करेगा, ठीक है, तो जो इस डेफिनेशन को सूट किया, मतलब जो पार्टिकल इलोंगेटेड है, आप नंबर ऑफ पार्टिकल मेजर कर लोगे कि कितना नंबर ऑफ एग्रीगेट इलोंगेटेड है, 50 है, 10 है, 15 है, 20 है, प्लस टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट टेकन फॉर टेस्ट। अब टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट कौन होंगे? नॉन फ्लेकी एग्रीगेट्स। ओके, तो इलोंगेशन इंडेक्स EI इक्वल टू हम कैसे निकाल लेंगे? नंबर ऑफ elongated aggregate okay, aggregate particle divided by total number of particle taken for test या फिर नॉन फ्लेकी पार्टिकल्स, क्योंकि आप नॉन फ्लेकी पार्टिकल पे ही इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट करोगे और इलोंगेशन इंडेक्स निकालोगे। नॉन फ्लेकी पार्टिकल्स इंटू 100, तो ये निकल जाएगा इस तरह से इलोंगेशन इंडेक्स। तो अगेन यहाँ पे मेजरमेंट बहुत सारे लेने होंगे तो टीडीएस होंगे, इसलिए हमारे पास जो सिंप्लीफाइड अप्रोच है इस चीज को करने के लिए लैबोरेटरी में हम कैसे कर पाते हैं? बाय यूजिंग थिकनेस लेंथ गॉज। यहाँ पे लेंथ को मेजर करना है तो हम यहाँ पे लेंथ गॉज का इस्तेमाल करते हैं। अब लेंथ गॉज कैसा दिखता है? तो ये देखिए, ये इस तरह का कुछ आपको लेंथ गॉज दिखता है। इसका और एक तस्वीर दिखाऊं अगर आपको, तो according to Indian specification, so this is your length gauge as per IS 2386। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो डिफाइंड होती है as per इंडियन स्टैंडर्ड 2386, ये है लेंथ गॉज। अब आप क्या करोगे? एग्रीगेट को लोगे और ये जो दो रॉड है यहाँ पे, ये एक रॉड, ये एक रॉड, इनके बीच का जो लेंथ है, स्पेसिंग, इधर से एग्रीगेट को पास करवाने का कोशिश करोगे, इधर से एग्रीगेट को पास करवाने का कोशिश करोगे। इसे हम क्या कहेंगे? स्लॉट। इन दो रॉड के बीच का जो स्पेसिंग है इसे क्या कहेंगे? स्लॉट। ठीक है, इस स्लॉट से पास करवाने का कोशिश करेंगे। अगर एग्रीगेट आपका इस स्लॉट से पास हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे नॉन इलोंगेटेड। और अगर एग्रीगेट इस स्लॉट से पास नहीं हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इलोंगेटेड। ठीक है, अब जरा सोचने वाली बात है, तो ये तो हमने बोल दिया कि अगर पास कर रहा है तो उसे कहेंगे नॉन इलोंगेटेड, अगर पास नहीं कर रहा है तो उसे कह रहे हैं आप इलोंगेटेड। तो मान लो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ स्लॉट है? जरा देखोगे ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितने स्लॉट है? 7 स्लॉट। तो मान लो कोई ऐसा एग्रीगेट है जो कि मान लो इस वाले जो सबसे छोटा वाला स्लॉट है, 7th वाला स्लॉट सबसे छोटा है। मान लो ये जो स्लॉट का स्पेसिंग साइज है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, ये S6 है, ये S7 है। तो जो सबसे छोटा स्लॉट है ना, वो कौन है? वो S1 है। उससे थोड़ा बड़ा S2 है, उससे थोड़ा बड़ा S3 है, उससे थोड़ा बड़ा S4, सबसे बड़ा S7। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई ऐसा एग्रीगेट है जो कि स्लॉट S1 से पास नहीं कर रहा है, स्लॉट S1 से पास नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो स्लॉट S2 से पास कर जाए। समझ में आ रहा है? हो सकता है वो स्लॉट S2 से पास कर जाए, या फिर मान लो S2 से भी पास नहीं किया, हो सकता है वो S3 से पास कर जाए।
S3 से भी पास नहीं किया, लेकिन S7 में से अप टू S7 इतने सारे स्लॉट हैं, किसी ना किसी से तो पास करेगा। तो हम कैसे एग्जैक्टली कैसे पता लगा पाएंगे कि वो एग्रीगेट जो है आपका फ्लेकी है, सॉरी वो इलोंगेटेड है या नहीं है? एग्जैक्टली हमको क्या करना क्या है? तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है, इसको अगर समझना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम किस तरह का सैंपल को कंसिडर करते हैं। व्हाट इज माय सैंपल इन फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट बाय यूजिंग द थिकनेस गॉज एंड लेंथ गॉज को यूज करके जो हम फ्लेकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स निकालते हैं एग्रीगेट का, इसमें हम किस तरह के सैंपल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक अंदर की बात है, YouTube तो छोड़ो, कोई किताब भी नहीं बताया होगा। ओके, चलिए हम आपको समझाते हैं उसका पर्पस क्या है, सैंपल क्या होता है। तो जनरली ऐसा है कि हम जो सैंपल कंसिडर करेंगे वो सैंपल होती है जो कि 6.3 mm साइज से बड़ा हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीव एनालिसिस करते हैं। तो हम डिफरेंट सीव को रखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक सीव हमने प्लेस कर दिया। हमारा सबसे बड़ा सीव जो इसमें यूज होता है, सॉरी सबसे बड़ा सीव वो यूज होता है 50 mm का। तो हम पहले 50 mm का सीव रखेंगे, फिर 40 mm का रखेंगे, फिर हमारे पास जो सीव होगा वो होगा 25 mm की, फिर होगी हमारे पास सीव 20 mm की, फिर हमारे पास जो सीव होगी ये होगी 16 mm की, फिर जस्ट ए मिनट थोड़ा सा स्पेसिंग में कम कर लेता हूँ, 40 mm, फिर हमने क्या बोला था 25 mm, फिर क्या बोला 20 mm, फिर क्या बोला 16 mm, फिर क्या बोला, मजे में पढ़िए, मैं मजे में पढ़ाता हूँ, आपका भी हक बनता है कि आपको मजे में पढ़ना चाहिए। फिर क्या बोला 10 mm, फिर क्या बोला 6.3 mm। ठीक है, तो ये हमारा सीव है जो हम यूज करेंगे। ठीक है, सीव एनालिसिस करोगे तो हम फ्लेकीनेस या फिर इलोंगेशन इंडेक्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली आप देखो ना, जनरली जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या रोड का कंस्ट्रक्शन मान लो या फिर कंक्रीट बनाने में, तो कंक्रीट बनाने में तो जो एग्रीगेट आप यूज करोगे वो जनरली 20 mm साइज का एग्रीगेट यूज होता है। नॉर्मली ऐसे एग्रीगेट जो 20 mm साइज को पास करते हैं, लेकिन जो रोड कंस्ट्रक्शन में आप एग्रीगेट यूज करोगे तो वो जनरली हम 50 mm साइज का या 40 mm मतलब 35 टू 40 mm साइज का एग्रीगेट यूज करते हैं। मतलब वो इस रेंज में होंगे रोड के लिए, और कंक्रीट वगैरह के लिए वो इस रेंज में होंगे कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो आपने सीव यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इसमें दोनों तरह के एग्रीगेट्स हैं, बड़े बड़े भी छोटे छोटे एग्रीगेट, दोनों तरह के एग्रीगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जरा सोचो, अब सोचने वाली क्या बात है, सोचो कि कोई ऐसा एग्रीगेट है जो कि 6.3 mm सीव के ऊपर रिटेन्ड हो रहा है, इसके ऊपर रिटेन हो रहा है, लेकिन 10 mm से छोटा है, 6.3 mm से बड़ा और 10 mm से छोटा, तो वो एग्रीगेट इस रेंज में आएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्रीगेट का जो अगर आप मीन डायमेंशन निकालोगे तो वो मीन डायमेंशन कितना निकलेगा, देखो तो मतलब इस रेंज में जो एग्रीगेट है इसको मैं कह रहा हूँ 1, इसको मैं कह रहा हूँ 1, तो इसका जो मीन डायमेंशन आप निकालोगे तो ये कितना निकलेगा 10 प्लस 6.3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये निकल जाएगा इसका मीन डायमेंशन, समझ में आया मीन डायमेंशन। तो ये मीन डायमेंशन कितना निकला, जस्ट ए मिनट आप कैलकुलेट करिए। तो ये मीन डायमेंशन निकल गया आपका 8.15। ठीक है, मींस इस रेंज में जो एग्रीगेट है जो 10 mm से छोटा और 6.3 mm से बड़ा, उसका मीन डायमेंशन कितना है 8.15। नाउ इस मीन डायमेंशन का अभी जो आपका जो इलोंगेशन इंडेक्स, सॉरी इलोंगेटेड एग्रीगेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एग्रीगेट का जो मैक्सिमम डायमेंशन है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन। तो 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन आप कर लो, 1.8 करोगे और 8.17, तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका देखिए 14.7, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 14.7। आप कैलकुलेट करके देखो 1.8 इंटू 8.15 करोगे आपको आ जाएगा कितना 14.7। इसी तरह से यहाँ पे तो ये हो गया, इसको मान लो हम कह दिए S1 स्लॉट 1 का साइज, ये जो साइज है S1 ये क्या है, ये जो सबसे पहला स्लॉट है ये, इसका साइज कितना है 14.7 mm। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे स्लॉट 2 है, स्लॉट 3, स्लॉट
4, स्लॉट 5, स्लॉट 6, स्लॉट 7, हर एक का साइज है। अब हर एक का साइज आप कैसे निकाल रहे हो, स्लॉट 7 तक का साइज। तो यहाँ पे देखो ये स्लॉट 2 का साइज होगा, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5, स्लॉट 6, स्लॉट 7। स्लॉट 2 का अगर आप साइज निकालोगे, क्या निकालोगे, 12.5 प्लस 10 mm का एवरेज लोगे इंटू 1.8 कर दोगे, तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको लगभग इसका साइज 20.2 mm। उसी तरह इसका निकालेंगे स्लॉट 3 का साइज 25.6 mm। फिर उसी तरह इसका निकालोगे 34.4 mm। आप सबका निकाल के देखो। इसी तरह इसका निकालेंगे 40.5 mm, फिर 58.5 mm, फिर इसका आप निकालोगे कितना, 81.81 mm, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका जो 7 स्लॉट है, 7 स्लॉट का ये एवरेज साइज है। मतलब वो S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, समझ में आया? ये सब स्लॉट साइज हमने कैसे निकाला। ठीक है, अब देखो, अब मान लो जब आप सीव एनालिसिस कर रहे थे तो जो एग्रीगेट 10 mm से छोटा है और 6.3 mm के ऊपर रिटेन कर रहा है उसको आप अलग रख लो। जो एग्रीगेट 12.5 mm से छोटा लेकिन 10 mm से बड़ा है उसको अलग रख लो। जो एग्रीगेट 16 mm से छोटा 16 mm से छोटा लेकिन 12.5 mm से बड़ा उसको अलग कर लो। इस तरह से सभी एग्रीगेट को अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, उस पर टैग लगा दो कि ये एग्रीगेट इस साइज के बीच का है। ठीक है, तो अब जरा सोचो, तो जैसे कि सबसे पहले वाले का बात करते हैं, मतलब 10 mm से छोटे और 6.3 mm से बड़े। तो इस रेंज में जितने भी एग्रीगेट हैं उनका इसका जो मीन डायमेंशन निकल रहा है इस एग्रीगेट का, वो मीन डायमेंशन कितना निकल रहा है, 8.15। नाउ 8.15 जो मीन डायमेंशन निकल रहा है, इस मीन डायमेंशन का 1.8 टाइम अगर किया आपने तो ये निकल रहा है S1 स्लॉट साइज विच इज 14.7। ठीक है, तो इस रेंज में जो एग्रीगेट है, इस रेंज में मतलब जो 10 mm से छोटे और 6.3 mm से बड़े, इस रेंज में जो एग्रीगेट है उनको आप स्लॉट नंबर 1 से, ठीक है, ये जो S1 स्लॉट है इससे पास करवाने का कोशिश करोगे। ओके, इस रेंज में जो एग्रीगेट है वो उसको आप क्या करवाने की कोशिश करोगे, इस स्लॉट से पास करवाने की कोशिश करोगे। तो मान लो वो एग्रीगेट इस स्लॉट से पास कर गया, मान लो वो एग्रीगेट इस स्लॉट से पास कर गया, तो हम क्या कह देंगे कि उसका जो मैक्सिमम साइज है, ठीक है, आप ऐसा पास करवाने की कोशिश करिए कि आपका जो फेस हो ना वो मैक्सिमम लेंथ का हो, लेंथ फेस के अलाउंग आप पास करवाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि उसका थिकनेस के अलाउंग आप पास करवा रहे हो, हम लेंथ मेजर कर रहे हैं ना, तो आप लेंथ जो सबसे लंबा डायमेंशन होगा उसी के अलाउंग पास करवाने की कोशिश करो। तो अगर मान लो पास कर गया तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो लेंथ है इज लेस देन 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन। तो अगर वो पास कर गया तो क्या वो एग्रीगेट को हम नॉन इलोंगेटेड कहेंगे, नॉन इलोंगेटेड। लेकिन मान लो अगर पास नहीं कर पा रहा है, अगर मान लो पास नहीं कर पा रहा है तो क्या वो इलोंगेटेड होगा, क्योंकि उस साइज रेंज में जो उस एग्रीगेट का मीन डायमेंशन है, उस मीन डायमेंशन, तो मीन डायमेंशन जो आपने निकाल लिया, ठीक है, बाई मतलब 6.3 प्लस 10 डिवाइडेड अपॉन 2। अब उस मीन डायमेंशन का 1.8 टाइम्स जो आपने कंसीडर किया उससे भी बड़ा है उसका लेंथ, उससे भी बड़ा है उसका लेंथ, मतलब उसका लेंथ 14.7 mm से बड़ा है। तो क्या वो एग्रीगेट आपका इलोंगेटेड एग्रीगेट नहीं हुआ, समझ में आया? तो यही हम कह रहे थे, जो स्लॉट से पास करेगा वो क्या होगा, नॉन इलोंगेटेड एग्रीगेट, और जो स्लॉट से पास नहीं करेगा वो क्या होगा, इलोंगेटेड एग्रीगेट। बात क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से जो थिकनेस गॉज हमने आपको समझाया था उसका भी कंसेप्ट वही है। थिकनेस गॉज का जो थिकनेस है ना, मतलब हर एक गॉज का, ठीक है, मतलब हर एक होल का जो थिकनेस है वो कितना है, वो कुछ ऐसा है, इट इज 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीन डायमेंशन आपका कितना निकला, आपका मीन डायमेंशन इधर निकल के आई थी 8.15 mm। तो सबसे पहला जो सबसे छोटा वाला स्लॉट का थिकनेस होगा वो क्या होगा, 8.15 गुना 0.6। ठीक है, ये जो भी डायमेंशन आ जाएगी वो थिकनेस गॉज का सबसे पहला वाला सबसे छोटा वाला होल का साइज होगा। समझ में आ रहा है कुछ, सबसे छोटा वाला होल का साइज होगा। तो अगर उससे पास कर गया, ठीक है, तो अगर उससे पास कर गया तो क्या होगा, वो उससे भी पतला है, मतलब फ्लेकी। अगर पास नहीं कर पाया तो मतलब थोड़ा मोटा है, वो ज्यादा पतला नहीं है, तो नॉन फ्लेकी। बात क्लियर है? अगर पास हो रहा है तो उसे कहेंगे फ्लेकी,
अगर पास नहीं कर पाया तो उसे क्या कहेंगे, नॉन फ्लेकी। लेकिन यहाँ पे अगर पास कर रहा है तो उसे कहेंगे नॉन इलोंगेटेड, लेकिन अगर पास नहीं कर रहा है तो उसे कहेंगे इलोंगेटेड। बात क्लियर है, कंफ्यूजिंग नहीं है किसी भी तरह का, ओके। और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका थिकनेस गॉज वगैरह जो डिफाइंड है वो किसके लिए डिफाइंड है, वो डिफाइंड है सबसे कम जो डायमेंशन है वो कितना है, 6.3 mm। इससे कम का डायमेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब मीन डायमेंशन का अगर बात करें हम, ठीक है, थिकनेस गॉज एंड लेंथ गॉज इज ओनली सुटेबल फॉर दोस टाइप ऑफ एग्रीगेट जिसकी मीन डायमेंशन dm इज ग्रेटर देन 6.3 mm। अगर किसी एग्रीगेट का मीन डायमेंशन 6.3 mm से कम है, देन थिकनेस गॉज या फिर लेंथ गॉज को यूज करके आप मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाओगे। फीलिंग है, ठीक है, आर यू क्लियर, ओके। तो चलिए, अब चूंकि आप लोगों ने समझ लिया है इस टॉपिक को, अब इसके बारे में हम लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे कॉपी पे। किसी भी तरह का डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, शायद किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक बातें थी डिटेल में। हाँ, ये चीज मैं लिखवाऊंगा नहीं नोट्स बनाते वक्त, आपको अगर ये लिखनी है तो अलग से कहीं लिख लो, हेडिंग बना लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ गॉज। इसके ऊपर चूंकि हमने आपको समझा दिया है कि किस तरह से वो लेंथ गॉज या थिकनेस गॉज कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है, उसके बारे में लिख लीजिए। प्लस स्लॉट का डायमेंशन, ये सब स्लॉट डायमेंशन कितना, ये सब पूछेगा नहीं आपसे, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो स्लॉट डायमेंशन कैसे लाई गई है, ठीक है, वो कैसे लाई गई, ये सीव एनालिसिस करके। सीव एनालिसिस कैसे किया गया, 50 mm से छोटा और 6.3 mm से बड़ा, ठीक है, ये सारे सीव को यूज करके सीव एनालिसिस किया गया। 50 mm, 40 mm, 25 mm, 20 mm, 16, 12.5, 10, 6.3 याद रखनी है, ठीक है। किस पर्पज से, इंटरव्यू पर्पज से, वहां पे कुछ भी पूछ सकता है, गंदा से गंदा सवाल पूछेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस और एक चीज अगर याद रखनी है आपको तो वो भी रख लीजिए कि यहाँ पे हाइट की बात अगर करें, जस्ट ए मिनट, ये फोटो हमें थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक चीज आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे अगर हाइट की बात करें तो देखो, ये जो सबसे पहला वाला रॉड है ये थोड़ा छोटा है, फिर ये वाला रॉड इससे थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा इससे बड़ा, ये थोड़ा इससे बड़ा, ये थोड़ा इससे और बड़ा, ये थोड़ा इससे और बड़ा, सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा। तो जो सबसे छोटे वाले, सबसे पहला वाला रॉड का जो हाइट होता है इट इज 25 mm, और सबसे बड़े वाले रॉड का जो हाइट होता है इट इज 45 mm, 45 mm। और इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस या फिर डाया जो भी कह लो, ये कितनी होती है रॉड्स की, 6 mm। इसकी थिकनेस या फिर डायमीटर रॉड की कितनी होती है, 6 mm, ठीक है, 6 mm। ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट के बारे में, फिर हम लिखेंगे इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट के बारे में। इसी के साथ आपका ये सेफ टेस्ट खत्म होगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे वो हम बस तीन चार तरह के और टेस्ट बचे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। साउंडनेस के बारे में देखेंगे, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट। साउंडनेस मतलब क्या होता है, साउंडनेस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन वॉल्यूम। कोई चीज अपना वॉल्यूम, अगर उसमें किसी तरह का फिजिकल एक्शन होने के कारण, मतलब फोर्सेस के कारण, टेम्परेचर के कारण या फिर श्रिंकेज वगैरह के कारण, किसी भी तरह से अगर उसमें वॉल्यूम चेंजेस हो रही है, तो उस वॉल्यूम चेंजिंग को अगर वो रेजिस्ट कर पा रहा है कोई चीज, तो वो उसे हम कहेंगे वो साउंड है, वो चीज अच्छा है। समझ में आ? तो ये साउंडनेस टेस्ट हम कैसे करते हैं इसके बारे में जरा देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट के बारे में, फिर हम देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट के बारे में। तो जो एग्रीगेट ज्यादा, जिसमें ज्यादा पोर होगा, पोरस होगा, पोर कैसे होगा, जब स्टोन फॉर एग्रीगेट क्या है, स्टोन ही तो है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सारे तो रॉक्स हैं जिसको आप तोड़ के एग्रीगेट बना रहे हो। तो जब ये सारे रॉक फॉर्मेशन होते हैं ना, तो कुछ कुछ गैसेस क्या है, स्टोन के अंदर जाके छिप जाते हैं, बाद में वो गैस निकल जाते हैं बाहर किसी तरह से। तो वो जो गैस पहले छिप गए थे उसकी जगह स्टोन नहीं जा पाया, अब वो गैस बाद में बाहर निकल गया, अब क्या वो खाली है, पोर बन गया वो। तो वो पोर, अब जब ऐसे स्टोन को जब पानी में डुबाओगे तो उस पोर में क्या होगा, वाटर वो एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, पोर उसका फिल होगा। समझ में आ? तो ऐसा एग्रीगेट जो ज्यादा पोरस है तो क्या उसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली, है ना। और पोरस एग्रीगेट मतलब कमजोर, वीक, क्यों, उसमें मास ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, तो लोड कौन लेगा। आपको स्ट्रेस देखो,
लोड क्या होता है, मान लो फोर्स F 10 न्यूटन लगा रहे हो किसी चीज के ऊपर, तो एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया आपको मिलेगा ही नहीं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा ना। तो एरिया मिला नहीं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका टूटने का चांस ज्यादा होगा ना। तो कोई डेंस एग्रीगेट है और कोई पोरस एग्रीगेट है, तो किसका ब्रेक अंडर सेम लोड किसका ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा है, पोरस एग्रीगेट का ना, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा मास नहीं, उतना ज्यादा एरिया नहीं है उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन जहां भी एरिया है, जहां भी मटेरियल है, हर एक मटेरियल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हो सकता है वो जो स्ट्रेस उसमें आ रही है वो उसके जो स्ट्रेस वो जितना ले सकता है उससे ज्यादा हो जाए, तो ब्रेक हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। बात क्लियर है। तो ज्यादा पोरस एग्रीगेट हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए भी सुटेबल नहीं है, तो इसलिए हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कंडक्ट करते हैं इसके लिए। ओके, और भी बहुत सारी बातें वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कंडक्ट करने के लिए वो वहां पे समझाएंगे। ज्यादा अगर पानी सोख लिया एग्रीगेट, कंक्रीट में मिला दिया आपने उस ऐसे एग्रीगेट को, तो एग्रीगेट का जो पानी है ये भी तो वाटर सीमेंट रेशियो में कंट्रीब्यूट कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम्स लॉ, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस देन योर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेस। बुरी बात है ना, तो इसलिए हमको वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करनी है कि नहीं। ओके, क्योंकि ये इफेक्टिव वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर देती है। इफेक्टिव वाटर कंटेंट मतलब जो आप पानी मिलाओगे कंक्रीट बनाने में प्लस जो पानी एग्रीगेट के अंदर है, वो दोनों को अगर मिला दे तो वो इफेक्टिव वाटर कंटेंट हो जाएगा। तो ये इफेक्टिव वाटर कंटेंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ओके, तो आप कहते हो स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर, स्ट्रेंथ विल बी लेसर, सॉरी स्ट्रेंथ विल बी लेसर। तो ये हम देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन, छोटे छोटे नोट्स हैं वो लिखवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ एग्रीगेट खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे कंक्रीट नाउ। और जो एक टॉपिक बचेगा एक छोटा सा उसी वीडियो में बता देंगे, फाइननेस मॉडुलस। और फाइननेस मॉडुलस में हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको निकालेंगे कैसे, फिर उसका यूटिलिटी क्या है, ये चीज बताएंगे। हो सकता है एग्जाम में उस पर एक कन्वेंशनल क्वेश्चन बना के दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। सीव एनालिसिस आपको करने के लिए दे देगा, फिर आपको फाइननेस मॉडुलस इसका निकालो ऐसा कहने को, ऐसा एक क्वेश्चन बना के दे दिया 5 नंबर का 8 नंबर का, क्या करोगे, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंक्रीट पढ़ाएंगे, कंक्रीट ब्रिक टिम्बर, बिल्डिंग मटेरियल खत्म। वेल चलिए अभी तो फिलहाल इसके ऊपर लिखते हैं, बहुत हो गया आगे का। ओके, तो लिखिए फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एग्रीगेट हैविंग वन डायमेंशन smaller in comparison to other two dimension is called flaky aggregate. Such type of aggregate is not used for construction purpose. Next, flakiness of particle is represented by flakiness index. Next, technically, flakiness of particle is defined as the amount of particle having its minimum dimension. Minimum dimension क्या होगा, generally thickness less than 0.6 times the mean dimension. अब इलिस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए क्या है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक बकेट है या फिर एक बैग ऑफ एग्रीगेट है, नंबर ऑफ एग्रीगेट्स है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर एग्रीगेट को ले लो, उसका जो अगर 3D फॉर्म में देखोगे तो जो डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, ये विड्थ हो गया, ये थिकनेस हो गया, ये लेंथ हो गया, ये 3 डायमेंशन आपको जनरली देखने को मिलेंगे। तो इसका मीन डायमेंशन अगर हम निकालेंगे, मीन डायमेंशन, तो वो क्या निकलेगा, dm एंड मीन डायमेंशन इक्वल टू l प्लस t प्लस w अपॉन 3। ओके, इसको कह दिया मीन डायमेंशन। तो वो फ्लेकी एग्रीगेट कौन होगा, वो होगा जिसका मिनिमम डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स d मीन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि t लेस देन 0.6 टाइम्स d मीन। यहां तक लिखे, ओके, ये लिखिए, यहां तक लिख लिया आपने। वेल आई एम इरेजिंग इट नाउ। अब फ्लेकीनेस इंडेक्स कैसे निकालोगे, बरसात हो रही है, शायद आवाज हो रही होगी, डिस्टर्बेंसेस हो रही होगी। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्लेकी एग्रीगेट divided by total number of
नॉन फ्लेकी एग्रीगेट या फिर टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट टेकन फॉर टेस्ट, एग्रीगेट टेकन फॉर टेस्ट इनटू 100। तो इस तरह से हम फ्लेकीनेस इंडेक्स हम निकालते थे बाय कन्वेंशनल मेथड, जो कि बहुत ही टीडियस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स इक्वल टू, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ तो है, टोटल नंबर ऑफ फ्लेकी एग्रीगेट अपन टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट टेकन फॉर टेस्ट इनटू 100। आगे लिखिए, नोट दिस कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग फ्लेकीनेस इंडेक्स इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मेजरमेंट व्हिच मेक्स इट टीडियस, ओके, क्योंकि बहुत सारा मेजरमेंट करना है, टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि बहुत सारा मेजरमेंट करना है, एंड लेस एक्यूरेट क्योंकि यहाँ पे जो मेजरमेंट करोगे यहाँ पे कोई मशीन नहीं है मेजर करने के लिए, मैन मेड वी आर मेजरिंग, हमको मेजर करना है, तो हो सकता है हमारे कारण कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाए मेजरमेंट में, है ना, तो एक्यूरेसी कम होती है, लेस एक्यूरेट। हेंस इन लैबोरेटरी द फ्लेकीनेस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या है, थिकनेस गेज, डिजाइन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, अब ये थिकनेस गेज कैसा दिखेगा, एक प्लेट होता है, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, ओके। अब ये होल का जो थिकनेस है, ये थिकनेस मतलब होल का ये जो थिकनेस है, ये कैसे निकालोगे, इसका कंस्ट्रक्शन हमने आपको बताया था, समझाया था। ये क्या होगा, इट विल बी 0.6 इंटू मीन डायमेंशन, ठीक है। ये थिकनेस का साइज क्या होगा, 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन। अब ये मीन डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, डिपेंडिंग ऑन द सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस क्या मतलब 50 mm से लेके 6.3 mm तक का सीव जो हम एग्रीगेट को सीव करने के लिए यूज करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक साइज रेंज आप उसका एवरेज लोगे, मतलब 6.3 प्लस 10 mm, 10 mm प्लस 12.5 mm का एवरेज इंटू 0.6, तो जो थिकनेस आएगी वो ये होगी। तो इस तरह का कितने स्लॉट बनेंगे आपका, टोटल 7। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सबसे कम थिकनेस किसका होगा, पहले वाले का, और धीरे धीरे थिकनेस आपका बढ़ते रहेगा। सबसे बड़ा थिकनेस किसका होगा, इसका, क्योंकि ये किसकी एवरेज होगी, ये एवरेज होगी 50 प्लस 40/2 इंटू 0.6, ये थिकनेस इतना होगा, समझ में आ रहा है। ये छठा वाला कितने का होगा, 40 प्लस 25/2 इंटू 0.6। क्लियर है माइंड में, हम क्लियर है इस बात को लेकर, ठीक है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो लिख लो, याद करने की कोई जरूरी है क्या, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उस सीव का साइज याद रखो, ध्यान रखो, ओके, कौन कौन से सीव है उसको यूज करके ये सब भी लिख दो, एग्जाम में नंबर बढ़ जाएगा। अरे भाई कि बच्चे को ये भी आता है, कोई बड़ी चीज थी क्या, नहीं थी, लेकिन यही कहीं और जगह पढ़ते आपको याद करवा दिया जाता, नहीं वो सब इंस्ट्रूमेंट का रिलेटेड बात है, ऐसा कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है ना। इसलिए हम हैं कंसेप्ट डिकोडर। मैंने क्या बोला, आपको कुछ भी पढ़ना नहीं होगा, केवल वीडियो सुनो, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, समझो, ईएस बनोगे, गेट निकालोगे, एसएससी जेई बनोगे, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो वही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं, तो एक नोट लिखिए, तो कोई पार्टिकल अगर इस थिकनेस गॉज को पास करता है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, फॉर ए गिवन स्पेसिफिक रेंज, मान जैसे कि हमें समझाया था 6.3 के ऊपर जो पार्टिकल रिटेन हुई और 10 mm से जो छूटी है उसकी, अगर उस रेंज का जो पार्टिकल है अगर वो पहले वाले स्लॉट से पास कर जाएगा, आप पहले वाले स्लॉट में चेक करोगे उस पार्टिकल को, अगर वो पार्टिकल पहले वाले स्लॉट से पास कर गया मतलब उसका थिकनेस काफी कम है कि नहीं, मतलब ये उसका थिकनेस काफी कम है, मतलब इससे भी कम है कि नहीं, 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन से भी उसका थिकनेस कम है कि नहीं, तो क्या हम उसे फ्लेकी बताएंगे, we will consider it as flaky particle, तो वो होगा एग्रीगेट फ्लेकी, जो पास करेगी वो फ्लेकी, जो पास नहीं करेगी वो क्या होगी, नॉन फ्लेकी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, नॉन फ्लेकी। तो ये आपने कर लिया, उसके बाद आप फ्लेकीनेस इंडेक्स कैसे निकालोगे, इक्वल टू वेट ऑफ फ्लेकी एग्रीगेट, मतलब जो एग्रीगेट पास करेंगे उनका वेट प्लस टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट टेकन फॉर टेस्ट इनटू 100। तो इस तरह से आसानी से आप फ्लेकीनेस इंडेक्स निकाल लोगे कि नहीं, निकाल लिया आपने, ठीक है। अब एक नोट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्रीगेट यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन फ्लेकीनेस इंडेक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। नेक्स्ट, फॉर एनी जनरल कंस्ट्रक्शन फ्लेकीनेस इंडेक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%। समझ गया आपको, ठीक है। ये इसके बीच का जो लॉजिक है ये हमने एक्सप्लेन किया था आपको पहले ही,
Next, elongation index test. This test is performed after flakiness index test, that is this test is performed only on non-flaky aggregate. ठीक है, फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट को करने के बाद जो नॉन फ्लेकी एग्रीगेट होंगे केवल उन्हीं के ऊपर इस टेस्ट को हम कंडक्ट करेंगे, that is the aggregate which do not pass thickness gauge. Next, elongated particle are those particles which have its length or maximum dimension. लेंथ ही मैक्सिमम होता है जनरली, अगर एक 3 डायमेंशन की बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम डायमेंशन होता है किसी भी पार्टिकल का उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ. तो लेंथ या फिर मैक्सिमम डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स और 9/5 टाइम्स देयर मीन डायमेंशन. अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है. तो 1.8 मतलब क्या, 9/5. उसी तरह से 0.6 का मतलब क्या हो गया, 3/5. ठीक है, तो आप बगल में वो इस फ्रैक्शन को भी लिख लेना वहां पे फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट में 3/5. अब इसका इलिस्ट्रेशन मतलब डायग्राम एक बना दो. तो मान लो कि आपके पास नॉन फ्लेकी एग्रीगेट्स हैं, ये सारे नॉन फ्लेकी एग्रीगेट्स हैं. कौन है, नॉन फ्लेकी एग्रीगेट. अब उसी तरह से एक एग्रीगेट को लिया, इसका आपने मीन डायमेंशन निकाला, L ये मान लो T है, ये मान लो विड्थ है. तो इसका मीन डायमेंशन लेट्स सपोज dm निकाले, L प्लस T प्लस W अपॉन 3, ये हो गया मीन डायमेंशन. नाउ इलोंगेटेड पार्टिकल कहने का मतलब है, इलोंगेटेड पार्टिकल कहने का मतलब है उसका मैक्सिमम डायमेंशन या फिर लेंथ इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन. तो अगर ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पार्टिकल होगा इलोंगेटेड. तो ऐसे सारे नॉन फ्लेकी एग्रीगेट को लेंगे, फिर वो पार्टिकल इलोंगेटेड है या नहीं इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे. फिर आप इलोंगेशन इंडेक्स EI कैलकुलेट करेंगे. कैसे, EI विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलोंगेटेड पार्टिकल, नंबर ऑफ elongated particles by total number of particle मतलब total number of non flaky particle into 100. ठीक है, into 100. तो इस तरह से elongation index निकाल लिया. तो अगेन क्या इस तरह से अगर कैलकुलेशन करोगे elongation index निकालना क्या टफ नहीं है, टीडियस नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेस एक्यूरेसी नहीं है, बिल्कुल है ना. ठीक है, तो इसलिए क्या लेबोरेटरी में इस तरह से हम निकाल सकते हैं, नहीं. तो इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उसको क्या कहेंगे, लेंथ गॉज. जैसे हम थिकनेस गॉज यूज करते थे, इस केस में आप क्या यूज करेंगे, लेंथ गॉज. तो इन लेबोरेटरी दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग लेंथ गॉज डिजाइन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन. अब ये लेंथ गॉज क्या है, इस तरह का कुछ दिखता है लेंथ गॉज. ठीक है, ये लेंथ गॉज दिखता है, इसमें डिफरेंट स्लॉट है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5, स्लॉट 6, स्लॉट 7, है ना, 7 स्लॉट होते हैं. ये जो हाइट होती है, इसका पहले वाले का हाइट कितना है, 25 mm, फिर इसका 45 mm. फिर ये जो थिकनेस होती है, मतलब ये जो रॉड है, ये जो रॉड्स हैं, इनकी जो थिकनेस या फिर डायमीटर होती है वो कितना होती है, 6 mm. ठीक है, वो होती है 6 mm. प्लस ये जो डिफरेंट स्लॉट का साइज है, ओके, मतलब S1 सबसे छोटा होगा और S7 सबसे बड़ा होगा. S1 सबसे छोटा होगा, S7 सबसे बड़ा होगा. और ये स्लॉट का साइज कैसे निकालना आपको पता है ना, डिपेंडिंग ऑन सी. कौन से सी हम यूज करते हैं, 50 40 हो गया. ओके वेल, मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ. ये जो स्लॉट 7 होगा ये किसके बीच का होगा, 50 40 का प्लस बाई 2 इंटू 1.8. इसका क्या होगा, 40 प्लस 25 बाई 2 इंटू 1.8. ये क्या होगा, 25 प्लस 20 बाई 2 इंटू 1.8. ये क्या होगा, 25 प्लस 20 हो गया, ये हो गया 20 प्लस 16 बाई 2 इंटू 1.8, है ना, इंटू 1.8. और ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 12.5 बाई 2 इंटू 1.8. और ये क्या हो जाएगा, 12.5 प्लस 10 बाई 2 इंटू 1.8, है ना, निकाल लो सभी का. और ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6.3 बाई 2 इंटू 1.8. समझ रहा,
तो इस तरह से डिफरेंट स्लॉट निकालेंगे। थिकनेस गॉज में भी अगर इस तरह से डायमेंशन आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ तो ये हो गया लेंथ गॉज। तो नेक्स्ट लिखिए, इफ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक साइज रेंज, इफ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक साइज रेंज passes this slot is considered as non elongated। अगर पार्टिकल पास कर जाता है, ठीक है, अगर पार्टिकल पास कर जाता है तो उसे नॉन इलोंगेटेड यहाँ पे कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए थिकनेस गॉज में कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर थिकनेस गॉज में जो पार्टिकल पास होती थी उसको फ्लेकी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पास होगा उसको नॉन इलोंगेटेड कहेंगे, ठीक है। इफ रिटेन्ड देन इट इज कंसिडर्ड एज इलोंगेटेड। अगर रिटेन होता है, पास नहीं हो रहा है, तो उसको कहेंगे इलोंगेटेड। मतलब अगर नॉट पासेस देन इलोंगेटेड, इफ पासेस देन नॉन इलोंगेटेड। क्लियर है, समझे हम लोग। नेक्स्ट, तो इलोंगेशन इंडेक्स कैसे निकालोगे? वेट ऑफ एग्रीगेट, ऑफ वेट के टर्म्स में लिख देंगे वेट ऑफ एग्रीगेट, elongated aggregate upon total weight of aggregate, that is non flaky aggregate into 100 into 100। तो इस तरह से आप elongation index निकाल लोगे। तो elongation index निकाल लिए। अब एक नोट लिखिए, खत्म है टेस्ट, बस 2 लाइनें और लिखनी है कि फॉर एनी टाइप ऑफ यूज, फॉर एनी टाइप, किसी भी तरह से, रोड में हो, कंक्रीट बनाने में हो, कहीं पर भी, एनीवेयर, elongation index of particles should not be greater than 10 to 15%। ये रेंज है, दिस इज द लिमिटेशन, ठीक है। तो इलोंगेशन इंडेक्स जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, बेसिकली किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं आप? नॉन फ्लेकी एग्रीगेट के ऊपर, नॉन फ्लेकी एग्रीगेट के ऊपर, ठीक है। तो नॉन फ्लेकी एग्रीगेट के ऊपर आप इलोंगेशन इंडेक्स मतलब कैलकुलेट कर रहे हो, एंड इट्स नॉट बी ग्रेटर देन 10 to 15%। मतलब इलोंगेटेड पार्टिकल्स 10 to 15% नहीं होना चाहिए, ओके। और फ्लेकी पार्टिकल एकदम जीरो। इलोंगेटेड पार्टिकल 10 to 15% नहीं होना चाहिए, फ्लेकी पार्टिकल जीरो। और केवल अगर फ्लेकी पार्टिकल का अगर बात करें, इलोंगेशन का बात ही नहीं करें, तो वो कितना, उसका लिमिटेशन कितना है? 50 और 25। ध्यान है, कुछ ध्यान रख रहे हो? ओके, तो ये रेंज याद रखना, ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट एक नोट और लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नोट लास्ट, फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन बहुत लिखवाते हैं क्या? कोई बात नहीं, लिख लो, काम ही आएगा। लिखिए, flakiness and elongation index test is performed only for those particles which have their mean dimension greater than 6.3 mm, which have their mean dimension greater than 6.3 mm, because our standard thickness and length gauge, because our standard thickness and length gauge is designed for such type of particle, such type of particles only. Okay, so well, with this we have completed our shape test. Thank you. In next video we will discuss, और जो 3 तरह के बातें रह गई है, साउंडनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फाइननेस मॉडुलस, ये 4 तरह की बातें हैं, इसको मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हम चलेंगे कंक्रीट के ऊपर। ओके, सो वेल, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, एक लाइक जरूर करिए वीडियो पे, शेयर करिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लस बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि अगर बेल आइकन आप नहीं दबाओगे तो जो नोटिफिकेशंस है वो आपको प्राप्त नहीं होंगे, तो आप कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे, यू आर मिसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। ओके वेल, थैंक यू वेरी मच।